हेलो स्टूडेंट्स, हम सिखावटी मिशन 100 के प्रश्न देख रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र। तो आज हम देखेंगे अध्याय 12 परमाणु के कुछ MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हम जो 11 के 11 चैप्टर हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट पे ले जाएगा जहाँ पे लेक्चर मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, तो उनको आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हम अध्याय 12 परमाणु। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होती है। तो हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी श्रेणी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। 5 नाम होते हैं श्रेणियों के, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड होते हैं। उनमें से आपको बताना है कि दृश्य क्षेत्र में जो है वो कौन सी आती है। इनके जो तरंगदैर्ध्य होते हैं वो दृश्य क्षेत्र में होते हैं। तो लाइमन श्रेणी नहीं होती है, पास्चन श्रेणी नहीं होती है, ब्रैकेट श्रेणी नहीं होती, वो होती है बामर श्रेणी। ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी जो होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। पास्चन जो होती है वो इंफ्रारेड में होती है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में होती है और फुंड भी जो है वो इंफ्रारेड में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कि दृश्य क्षेत्र में कौन सी होगी, ब होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कण का मार्ग क्या होता है। तो परवलयाकार नहीं होता है, दीर्घवृत्ताकार तो बिल्कुल नहीं होता है, वृत्ताकार भी नहीं होता है, यह होता है अति परवलयाकार। तो जो अल्फा कण जो है उसका मार्ग होता है अति परवलयाकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, एक तो हमें गतिज ऊर्जा और एक कुल ऊर्जा, इन दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो देखें स्थितिज ऊर्जा, देखें नाभिक होता है, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाभिक पे एक प्रोटॉन के बराबर यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा होती है U, वो होती है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है तो यहाँ आएगा -E²/4πε0 और ये हो जाएगी क्या, इसकी त्रिज्या R। तो यह तो होती है क्या, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा हम अगर बात करें गतिज ऊर्जा की तो उसको निकालने, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mv², हाफ mv² होता है। तो वो मान निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो इसके लिए उसे चाहिए अभिकेंद्रीय बल mv²/r, जो कि इसे मिलता है कूलाम बल, जो कि होता है E²/4πε0r²। तो यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें mv² इतना मिल जाएगा। तो हाफ mv² यानी कि गतिज ऊर्जा हमें मिल जाएगी, इसका हाफ करना पड़ेगा यानी कि E²/2 × 4πε0r। तो ये हमारे पास होगी गतिज ऊर्जा, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है -U/2। तो एक तो ये रिलेशन अपने को पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा K = होती है -U/2 की। स्थितिज ऊर्जा का एक तो ऋणात्मक होती है और आधी होती है। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया K = -U/2। अब देखें जो टोटल एनर्जी होती है E, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा और इसका अनुपात निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का तो रखना पड़ेगा, K रखना पड़ेगा। U की जगह हम क्या लिख सकते हैं, U की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो U की जगह हम -2K हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -2K, तो E = हमारे पास आ जाएगा -K। यानी कि अगर हम बात करें कि गतिज ऊर्जा K और E का अनुपात, तो K/E हम लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 = -K/E। तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1/-1 = K/E। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 1/-1। तो परिमाण तो लगभग इक्वली होता है, बट जो कुल ऊर्जा होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि ये एक बंधित सिस्टम है और गतिज ऊर्जा तो हमेशा पॉजिटिव होती ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि 2-3 रिलेशन हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है -u/2 और यही क्या होती है -e कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर भी होती है। तो ये एक रिलेशन हमें याद रखना चाहिए कि k इक्वल टू -e इक्वल टू -u/2 जो हमारे आगे काम आएगा। तो इसको जो आप जरूर याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn। ठीक है, nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो होती है n²/z। इसको आप रंटूज नाम से याद रख सकते हैं कि n की पावर तो 2 होती है, अपॉन में z आता है। n क्या है, कक्षा की संख्या है कि पहली कक्षा है या दूसरी कक्षा है। z क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती होती है, n² के। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अभी अभी हमने देखा है कि k इक्वल टू -e इक्वल टू -u/2 होती है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। कुल ऊर्जा हमें दी हुई है, तो ये दो हम यूज कर सकते हैं कि E इक्वल टू होता है u/2। तो यानी कि u इक्वल टू हो गया 2e, तो ये हो जाएगा दुगुना हो जाएगा 2 × -13.6 यानी कि 27.2 सॉरी -27.2। तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे वही रिलेशन काम में आया कि k इक्वल टू होता है -e इक्वल टू होता है -u/2। तो इसको आप जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En है। एकल आयनित हीलियम परमाणु की ऊर्जा, यहाँ भी आपको समानुपातिकता ध्यान में रखनी है कि ऊर्जा जो होती है En वो प्रोपोर्शनल होती है z² के, बट्टा में आता है n²। तो परमाणु संख्या z के वर्ग के समानुपाती और n के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होती है। तो अगर हाइड्रोजन की nवीं कक्षा की ऊर्जा En है तो हीलियम जो है वो z² के प्रोपोर्शनल होगा। हीलियम के लिए z इक्वल टू होता है 2। तो चूंकि z² के प्रोपोर्शनल है इसलिए हीलियम की जो ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी 2² × E हाइड्रोजन के, यानी कि ये हो जाएगी 4EH या En। nवीं कक्षा की ऊर्जा En है तो 4En। तो ये हमारे पास छठे का हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि z² के समानुपाती है। z इसके लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो ये 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाभिक का आकार लगभग कितना होता है। तो नाभिक का आकार होता है फर्मी में, फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर, और परमाणु का जो आकार होता है वो एंगस्ट्रम में होता है, यानी कि 10⁻10 मीटर। तो इन दो को आप याद रखें, फर्मी और एंगस्ट्रम। तो इनका अनुपात कितना हो गया, तो जो परमाणु का आकार है वो कितना बड़ा है, 10⁵ गुना लगभग बड़ा है। कौन, परमाणु, नाभिक की तुलना में। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हम देखें कि बोर कक्षा की त्रिज्या r, पूर्णांक n तथा k के मध्य संबंध। हमने अभी अभी देखा था कि Rn जो होता है रंटूज n²/z प्रोपोर्शनल टू n² होता है। यहाँ केवल n की ही बात करिए, z की बात नहीं कर रहा, तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे Rn प्रोपोर्शनल टू n²। समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, तो k × n²। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया r इक्वल टू n² k। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव, देखें आयनन विभव क्या होता है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन परमाणु से बाहर ही निकाल दिया, यानी कि ग्राउंड स्टेट में था वो -13.6 जो थी निम्नतम ऊर्जा अवस्था, वहां से हमने इसको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, n इक्वल टू अनंत, यानी कि ऊर्जा E इक्वल टू क्या कर दी, 0 पे हम ले गए। तो टोटल उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी परमाणु को, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो 13.6 इसका आयनन विभव होता है, तो n बराबर 3 पर इसकी लगभग ऊर्जा क्या होगी। तो चूंकि n बराबर 1 पे -13.6 होती है, और En जो होता है वो En का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो आता है -13.6 अपॉन में n²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें निकालनी है E3,
तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि -13.6 अपॉन 9। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या r है तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी, हमने देखा कि Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, तो z तो सेम है, और अगर पहले कक्ष की त्रिज्या r है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर के समानुपाती, यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी इलेक्ट्रॉन का 11वां क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग, हमने बोर का द्वितीय अभिग्रहित हमने पढ़ा था। द्वितीय अभिग्रहित जो है उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग जो है उसका मान होता है h/2π का पूर्ण गुणज, यानी कि NH/2π। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में कितनी छोटी है। अभी हमने देखा कि नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या में 10⁵ गुना छोटी है, लेकिन यहाँ पे 10⁶ है, 10⁸ है, तो लगभग क्या हम कहेंगे कि 10⁴ भाग हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा अभी हमने देखी कि गतिज ऊर्जा जो है k क्या आ रहा था हमारे पास -u/2 आ रहा था। तो u कितना आ रहा था हमारे पास, अगर यहाँ इसने CGS पद्धति की बात की है, CGS पद्धति में जो 1/4πε0 होता है उसको अपन किसके इक्वल ले लेते हैं, 1 के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आएगी E²/r आएगी। अब चूंकि गतिज ऊर्जा इसकी आधी है तो u माइनस आता है, तो माइनस को माइनस फिर से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए u माइनस में आता है, अगर अपन गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो मुझे -u/2 लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा E²/2r। तो यहाँ देखें E²/2r करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि हाइड्रोजन परमाणु के में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बहुत सारी होती है, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां 5 होती है, उनमें रेखाएं बहुत सारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि अनंत रेखाएं इसमें होती है, क्योंकि अनंत ऊर्जा स्तर होते हैं, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बहुत सी होती है, तो अनंत हम कहना सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा, ये सूत्र दिया हुआ है 13.6 या -13.6 n² आता है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो प्रथम कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी, n = 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, -13.6/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब हमें क्या करना है, प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना है इसको। तो जो इस ऊर्जा का जो अंतर होगा उसके बराबर ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, यानी कि -E2 - E1 के बराबर ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, यानी कि -3.4 -13.6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.4 + 13.6, तो ये आएगा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी अगर हमें इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन है, इसमें से 16 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि परम ताप T केल्विन पर, ये केल्विन का है कि परम ताप T केल्विन पर किसी परमाणु के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। देखें जो डी ब्रोगली थे उन्होंने कहा था कि जो तरंग दैर्ध्य होती है द्रव्य कण से संबंधित वो होती है h/p, और चूंकि हम गतिज ऊर्जा जो होती है उसको E जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ मैं गतिज ऊर्जा के लिए भी E ही काम में ले रहा हूँ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा हम क्या है मुक्त कण की किसी की शून्य मान रहे हैं। तो ये हो जाएगी p²/2m, ठीक है। तो यहाँ से p = आ जाएगा कितना, √2me। तो यहाँ मैं लिख दूंगा λ = h/√2me। और हम जानते हैं कि कोई परमाणु है तो काइनेटिक थ्योरी से
हम गतिक सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है ई, वो उसके एवरेज ऊर्जा लगभग कितनी होती है, औसत ऊर्जा होती है 3/2 kT, जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। तो यहाँ से ई का मान हम रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास लेमड़ा कितना आ जाएगा, h/√2m। ई की जगह हम रखेंगे 3/2 kT, तो 2 से 2 कैंसिल, तो लेमड़ा इक्वल टू आ जाएगा h/√3m kT। करेक्ट ऑप्शन हमारा पास हो जाएगा ब। तो ये हो गया हमारे पास डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसी परमाणु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी श्रेणी है। देखिए हमने ऐसा प्रश्न पहले भी देखा था कि लाइमन, ये लाइमन है, लाइमन जो है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, बामर दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, और बाकी जो है वो कहाँ पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कि पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है लाइमन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की निम्न में से हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में दिखाई नहीं देती। अवरक्त भाग में कौन सी दिखाई देती है, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो फुंड सही है, ब्रैकेट सही है, पास्चन सही है, तो लाइमन श्रेणी नहीं मिलती। लाइमन श्रेणी कहाँ मिलती है, लाइमन श्रेणी मिलती है पराबैंगनी क्षेत्र में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका से। तो इस प्रकार हमने जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, MCQs हैं, वो सारे हमने देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू।